और देखिए लगातार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं निकाय चुनाव के लिए, यानी कि शहर की चुनाव सरकार चुनने के लिए। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो से। और इसके अलावा प्रदीप नरोला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत प्रियदर्शनी जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए दावा आप लोगों की ओर से किया गया है, जनता के बीच में गए हैं, लेकिन कितना असरदार लग रहा है आपको आज जब जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, और किस तरह से देख रहे हैं कि 12 मार्च को नतीजों में ये वोट किस तरह से तब्दील होंगे? आपको सादर प्रणाम। जी न्यूज के सारे दर्शकों को और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, मैं अभी सुबह सुबह जैसे ही वोटिंग शुरू हुई तो मैं अपने वार्ड और आसपास के 2-3 वार्डों में गई हूँ, और जिस तरीके से अंबार मुझे दिखाई दे रहा है, साइलेंट वोटर जिसको कहते हैं, वो आके अपना वोट डाल के चला जाता है। खासकर जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहां पे शायद लोग इतनी बड़ी बड़ी भयंकर भीड़ों में नहीं आते, बट वोटर साइलेंट है, लेकिन उसे मालूम है कि कहाँ देना है। जब भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथों में मैं जा रही हूँ तो वहां पे जिस तरीके से लोगों में विश्वास दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, ये आश्चर्यजनक खैर बात नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि मोदी जी का पर्यायवाची ही गारंटी है। इसी पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे अग्रसर है, अपना काम बेहतरी से कर रही है, और इसमें कोई हमें संशय नहीं है। लेकिन परंतु क्योंकि नहीं है, तीसरी बार भी हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं तो हमेशा इस टाइम मतदाताओं को यही बात बोलूंगी कि कृपया करके जो दिल्ली में बहुत सारे मतदाताओं ने भोगा है 10 साल, कृपया वो गलती अब ना करें। आज समय आ गया है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, क्योंकि उसके बाद नहीं तो वो पार्षद आपको फंड आएगा उसके पास। ऐसा नहीं है कि फंड नहीं आता, चाहे आप सत्तारूढ़ी पार्टी के साथ रहें या ना रहें, लेकिन फंड तो आपको जो अलॉट होना है वो तो आएगा ही। लेकिन आपसे बहाना बनाया जाएगा कि जी मुझे फंड नहीं दिया जा रहा है, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, वही दिल्ली वाली कहानी शुरू हो जाएगी। तो आपका वार्ड आपकी जिम्मेदारी, आपका वोट आपकी जिम्मेदारी। इस प्रजातंत्र के महापर्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाइए और समझिए कि आपके एक वोट की क्या कीमत हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसा प्रतिनिधित्व चुने जो कि लोकल मुद्दों को समझता हो, लोकल चीजों को समझता हो, क्योंकि स्थानीय चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें, जो कैंडिडेट की लिस्ट, मैं गुरुग्राम से आती हूँ, तो जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो मैंने देखी है। इनफैक्ट जो हमारी मेयर की कैंडिडेट हैं उनको भी मैंने देखा है कि वो जिस तरीके से संगठन के साथ ये लोग पुराने जुड़े हुए हैं, इनके हस्बैंड भी, ये भी। उसके बाद जो प्रत्याशी आए हैं इस समय वार्डों में, वो भी संगठन के साथ पुराने जुड़े हुए हैं। और एक बात और मैं आखिर में बोलना चाहती हूँ कि ये सारे मतदाताओं को कि आपको 2 वोट देने हैं इस समय। मैं खासकर फरीदाबाद और यहाँ पे गुड़गांव की बात कर लूं तो आपको 2 वोट देने हैं। एक आपको अपने वार्ड के पार्षद का देना है, और दूसरा आपको अपने मेयर कैंडिडेट का देना है। मतलब कि 2 जगह आपको अपना बटन दबाना है। तो कृपया करके अपना सोच समझ के, चलिए ठीक है, जनता बहुत समझदार है और सोच समझ कर ही मतदान करती है। प्रियदर्शनी जी, सुखबीर जी, मुद्दों की अगर बात करें तो क्या लगता है कि जो शहर की सरकार चुनने के लिए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कांग्रेस कितना छुपाई है? बंद कर। देखिए, जिस प्रकार से ये चुनाव में मुद्दे आए, और हम निरंतर चुनाव शुरू होने से पहले भी दीपिका जी सभी मुद्दों को जनता के बीच में लेके गए हैं। पहले घंटे में जिस तरह से मैंने जो मुद्दे उठाए थे, उस वक्त रोहिला साहब ने एक भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया।
और मैं आशा रखूंगा कि प्रियदर्शनी जी मैं दोहरा देता हूं कि क्या क्या मुद्दे हैं और उन पे इनका क्या कहना है या भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। जिस प्रकार से स्थानीय निकाय के निगमों में और निगम नगर परिषदों में भ्रष्टाचार का आलम रहा है, गंदगी के ढेर समस्त हरियाणा प्रदेश के शहरों में हैं, आंतरिक सड़कें शहर की जर्जर और जानलेवा हैं। गुड़गांव जैसे शहर में जिस प्रकार से हर मानसून में विगत के 10 वर्षों में नाव चली है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज कायम है, अवैध कॉलोनियां निरंतर बन रही हैं, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, शहरों में नशे की जो बिक्री है वो बहुत बड़ी समस्या है। गुड़गांव में जो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, अपने आप में बहुत बड़ा निकृष्टतम उदाहरण है कि 10 वर्ष से अस्पताल में ईंट नहीं लगी और अस्पताल को तोड़ के पार्किंग बना दी। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग में जो आरक्षण में कटौती हुई, गुड़गांव में पहले वार्ड होते थे 35, आरक्षित वार्ड थे 6, अब 36 वार्ड हैं, काट के 3 कर दिए। इसी प्रकार फरीदाबाद में 9 से काट के 5 कर दिए, पानीपत में 5 को काट के 3 कर दिया, करनाल में 3 और हिसार में 3 को काट के 1 करने का जो काम किया। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आईडी का विषय निरंतर आज एक ज्वलंत विषय बना हुआ है, हर शहरी जिससे परेशान है। और जिस प्रकार से इन्होंने जिस कंपनी को ठेका दिया यासी को, और वो 58 करोड़ रुपए उसको भुगतान भी कर दिया काम से पहले ही, और आज बता रहा है कि 90% से ज्यादा उसके काम में त्रुटियां थी। इसके अलावा जिस प्रकार से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री नरबीर सिंह जी कह रहे हैं, जनसभा में ये बात कही उन्होंने कि वोट दो चाहे मत दो, मेयर तो हमारा ही बनेगा। तो इसका क्या तात्पर्य है? क्या इन्होंने उसमें ईवीएम में कोई छेड़छाड़ कर रखी है? प्रशासनिक दृष्टि से कुछ करने वाले हैं इस तरह के अहंकारी बातें करना। और अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी कह रही थी, देखिए ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें लोगों को अपने शहर की व्यवस्था चुननी है। उनको निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ जो 10 वर्ष से ज्यादा का कुशासन है उस पर वो वोट करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है इस 11 वर्ष के करीब के कुशासन को हरियाणा प्रदेश के शहरी समाप्त करेंगे। ठीक है, नरेश शर्मा जी, आम आदमी पार्टी कैसा मुकाबला देख रही है निकाय चुनाव में इस बार हरियाणा में? बिल्कुल, निकाय चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और मैंने पहले भी कहा कि हरियाणा के अंदर हमारे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहे हैं हर बार। कोई ऐसा नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत संघर्ष कर रही है, छोटी पार्टी है और एक बहुत कम समय के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने का दर्जा इस आम आदमी पार्टी को प्राप्त है और बहुत अग्रसर है तेजी से। ठीक है, हम हरियाणा के अंदर जो अपने जो रिजल्ट है वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक नहीं आते हैं लेकिन फिर भी हम अपनी जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता काम करते रहते हैं उनकी समस्याओं के लिए। और जैसा कि अभी कहा कि जो भी फरीदाबाद गुड़गांव के लिए बात हो रही थी, वहां पे घोटाले बहुत सारे घोटालों के लिए आपने देखा कि चर्चा के अंदर रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स देती हैं। और रेवेन्यू के बाद में ये नहीं पता होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लूट भी यहीं से सबसे ज्यादा होती है। लूट करने का ये देखिए कि रोडों को, नालियां, गलियां, नगर निगम के अंदर यही बैठे रहे और कोई और नहीं आया यहाँ पे नगर निगम के अंदर। यही 11 साल के अंदर कुछ डिलीवरी नहीं कर पाए। और डिलीवरी करने का मतलब ये कि लोगों को समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, किसी को अच्छा पानी पीने के लिए नहीं दे रही है, पानी के लिए बात करते हैं, उनकी सीवरेज ओवरफ्लो रहती है। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि नाव भी बारिश के टाइम में नाव चला सकते हैं आप, इनके लिए प्रॉपर्टी आईडी टैक्स के लिए। मतलब किसी को अगर घर कंस्ट्रक्ट करना है तो नगर निगम के कुछ गुर्गे इन्होंने छोड़ रखे हैं प्राइवेट, वो लोग जाके उसके घर को नहीं बनने देते हैं और वहां से रिश्वतखोरी। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सेटिंग करके, जब 400 करोड़ रुपए का घोटाला फरीदाबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर 100 से 200 करोड़ रुपए का बंदवाड़ी का इनके अंदर कोई घोटाले की जांच नहीं कर पाई। और घोटाले की जांच ना करना कहीं ना कहीं इनकी विफलता दिखाता है, क्योंकि घोटाले के अंदर इनके नेता, मंत्री और खुद आईएएस ऑफिसर भी कुछ लोग इन्वॉल्व रहे। हाई कोर्ट के अंदर भी फटकार लगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अपने तरीकों से सरकार को चलाने के लिए ये घोटाले करने के लिए माहिर रहते हैं। तो बिना काम के, बिना फाइलों के पेमेंट कर दी जाती है। इनके नेता, इनके अधिकारी घूमने के लिए पर्सनल प्राइवेट जेटों से जाते हैं और उसकी पेमेंट भी कौन करता है कि वो जो ठेकेदार करते हैं। उसके बाद बहुत सारे बिल भी होटलों में रहते हैं कि लग्जरी 7 स्टार होटलों के अंदर इनके नेता और मंत्री की पेमेंट की गई है, वो भी उसी ठेकेदार के द्वारा की गई। तो ये तो इस भारतीय जनता पार्टी का हुआ है कि अपने ही लोगों पे कार्रवाई कहीं नहीं है। और फिर ये अभी आएंगे कि दिल्ली के अंदर हमें सबक आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे, आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे, उन पर बात कर लेते हैं।
आम आदमी पार्टी के यही मुद्दे हैं कि हम जो है क्लियरली बोला गया है कि हमने अगर हमारी मेयर बनती है, हमारे पार्षद आते हैं, तो हम लोग किसी भी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे जैसे ये लोग करते हैं। जो रेहड़ी पटरी पे जो लोग रोजगार करते हैं उनके रोजगार की व्यवस्था सुचारू रूप से करेंगे। उनको एक अच्छा वेंडिंग जोन बना के देंगे ताकि उनके लिए, क्योंकि गरीब बेचारा कहाँ से लाता है, ये लोग नगर निगम के अंदर उसकी रेहड़ी भी उठाते हैं, तोड़ देते हैं, नगर निगम का पंजा चलाते हैं और कहीं ना कहीं बेचारा क्योंकि डेली के लिए 100-200 रुपए कमाता है, लेकिन उसकी रेहड़ी जब टूट जाती है तो उसे 5,000 रुपए कहाँ से लेके आएगा और बेचारा अपने गाँव वापस चला जाता है। फिर नालियों की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी। कर्मचारी जो काम नहीं करते उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इनको सीवरेज ओवरफ्लो है, जो रोड नहीं बन रहे, नालियां नहीं बन रही है, गली नहीं बन रही है और प्रॉपर्टी आईडी से दुखी है, उसके लिए जो इनका जो भ्रष्टाचार का जो संगठन बना रखा है, अलग अलग प्राइवेट लोग जो छोड़ रखे हैं, उसको उनके ऊपर जांच होगी, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग इनके ऊपर है, हम गरीब जनता के साथ है, गरीब जनता को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ठीक है विजेंद्र जी, इनेलो का क्या रुख है इस बार नगर निकाय चुनाव में? इतनी ज्यादा सक्रियता तो नजर नहीं आई है ग्राउंड पर, लेकिन फिर भी आज के इस चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इनेलो को? नेशनल लोकदल पार्टी जैसे सिरसा में अपना चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी जगह हमारे सभी साथी जो है ना, जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको समर्थन दे रहे हैं और उनको जितवाने का काम करेंगे। जो भी ऐसा कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हरा करके हमारे सभी करके उसको जितवाने का काम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भाई ने भी और हमारे कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सारे मुद्दे गिनवाने का काम किया और उन्हीं मुद्दों को, बिल्कुल ये सारे मुद्दे आज ज्वलंत हैं हरियाणा प्रदेश में, इन्हीं को सेकंड करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार से इतने सारे मुद्दे हैं और ये न केवल सुखबीर कह रहा है, न कोई नरेश शर्मा कह रहा है, न कोई विजेंद्र रेड्डी कह रहा है, बल्कि इनके कैबिनेट के मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये आज हरियाणा प्रदेश में ये सारे मुद्दे ज्वलंत है और हरियाणा प्रदेश की सरकार 11 सालों में भी इन मुद्दों को पूरा नहीं कर पाई है। जो स्थानीय निकाय के मुद्दे हैं जिनको दूर करना चाहिए था और इनके मंत्री ये एक मुद्दा और इन्होंने छोड़ दिया। इनके खुद मंत्री ये भी कह रहे हैं कि आज हमारे जो निकाय की जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर जनता से पैसे लेकर के काम किए जाते हैं और हमारे हॉस्पिटलों में न दवाइयां हैं न डॉक्टर है, यहाँ तक कि कुत्ते और बंदरों को काटने के लिए हमारे पास वैक्सीन खरीदने के पैसे भी नहीं है। ये इनके कैबिनेट के मिनिस्टर तो भी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं विपक्ष के नाते, इनके खुद की सरकार भी कह रही है ये बातें। इतना सारा प्लेटफॉर्म तैयार हो रखा था और जो विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव थे जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मोमेंटम बना और पोलराइजेशन और कहीं ना कहीं दो पार्टियों के ऊपर हमारा वोटर जाकर के टिका। तीसरे नंबर की कोई पार्टी बनी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 5% वोट के साथ और 2 विधायकों के साथ बनी, जो कि हमारी आशा के अनुरूप मैं खुद ही कहता हूँ, दूसरे साथी कहेंगे कि हमें कम मिला, लेकिन फिर भी हम मूवमेंट बना। और उसके तुरंत बाद ये चुनाव आ जाते हैं जो 40 निकायों के चुनाव है, कहीं ना कहीं इतना बड़ा मोमेंटम, एक मिनट मैं असली बात पर तो पहुंचा ही नहीं अब तक। इतना बड़ा मोमेंटम बना हुआ था और एक अवसर था दूसरी पार्टी के लिए, जो बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, तो इस अवसर को उसको बुनाना चाहिए था और इस अवसर को उसको कैश करने का काम करना चाहिए था। जबकि किया क्या जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन को छोड़ चुकी है, वो उस मुस्तैदी के साथ ही नहीं रही। जो एक माहौल बना हुआ था उस माहौल को इनको कैश करना चाहिए, उसके अनुसार चुनाव न लड़कर के चुनाव से दूरी बनाए हुए है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पहले राज्यसभा में, फिर विधानसभा में, फिर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को फ्री मंच देने का काम किया, इन चुनावों में भी ये उसी प्रकार से मंच छोड़ने का काम कर चुके हैं। और यहाँ का चुनाव देखना 12 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आएंगे। ये कहीं ना कहीं निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव छोड़ने का काम किया इन्होंने। जब इनके सीनियर लीडरशिप ये कहती है कि हम निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, हम तो केवल विधानसभा और लोकसभा में प्रचार करते हैं, जबकि उधर जो भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, जनता को करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए है, वही हमारी बड़ी घर बैठ। चलिए ठीक है, ये विजेंद्र जी एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता से मैं अभी इस मुद्दे पर जवाब भी लूंगी, लेकिन पहले प्रदीप नरूला जी से समझते हैं। प्रदीप जी, आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि अभी जिस तरह से विजेंद्र जी जिक्र कर रहे थे कि एक फ्री मंच देने का कांग्रेस ने काम किया है बीजेपी को और निर्दलीय प्रत्याशियों को, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मुकाबला शिफ्ट हो चुका है एक तरफा?
देखिए दीपिका जी, अभी मैं सभी प्रवक्ताओं को सुन रहा था, विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता हैं, चाहे आईएनएलडी के हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं या कांग्रेस के, कमोबेश सभी ने मुद्दे गिनवाए और वाकई जमीनी स्तर पर मुद्दे हैं भी। सभी ने बताया कि इन मुद्दों से दुनिया जनता त्रस्त है, उन्हें ये परेशानी हो रही है, बहुत सारी चीजें इन्होंने गिनवाई। लेकिन किसी भी प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि हम इन मुद्दों को भुनाने में नाकामयाब क्यों हैं। दो पार्टियां तो मैंने पहले भी बताया कि आईएलडी सिरसा को छोड़कर और कहीं सिंबल पर भी चुनाव नहीं लड़ रही। कांग्रेस इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ रही है तो उनके नेता, उनके बड़े नेता प्रचार में भी नहीं आ रहे। मैं गुड़गांव से हूं, मैं गुड़गांव की स्थिति बताता हूं कि कांग्रेस के नेता सिर्फ अपने वार्डों में जो उनके चहेते पार्षद हैं उनके साथ तो थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, बाकी कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अगर उन्हें मुद्दे ही पता होते, मुद्दे हैं, जनता परेशान है और फिर भी ये भुनाने में कामयाब नहीं है, तो कम से कम इन्हें आत्मसात करना चाहिए। कम से कम इन्हें बैठकर ये विचार करना चाहिए कि आखिर कारण क्या है कि हम मुद्दे भुना क्यों नहीं पा रहे हैं। वो उस कमी पे ना ही आत्मचिंतन करेंगे ना बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है, मैं पहले भी कह रहा हूं कि लोगों को दिख रहा है कि अगर हमने निकाय चुनावों में किसी विपक्ष की या किसी और पार्टी के प्रत्याशी को बना भी दिया तो शायद वही वाला हाल ना हो जाए जो दिल्ली में हुआ कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो वो सारी चीजें जनता भी समझती है और मेरे ख्याल से इनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि आप बार बार कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, लेकिन आप उन्हें उस मुद्दे को और उन चीजों को भुनाने में कामयाब नहीं है, तो कम से कम इनको खुद भी झांक कर देखना होगा कि आखिर कारण क्या है। और ये बात ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये कहा था दीपिका जी कि एक कैबिनेट मंत्री मंच से ये कह रहा है कि 5 साल में काम नहीं हुए और फिर भी विपक्ष उसे भुनाने को तैयार नहीं है। पब्लिक, लोग, जनता विपक्ष पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, तो आत्मचिंतन की जरूरत है इनको भी। बिल्कुल। इसी पर सुखबीर जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए तो हम सभी ने देखा कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी और जिसका आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे क्या ऐसा होता गया कि अभी एक बहुत अच्छा स्टेज आप लोगों के लिए सेट था, एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है, तमाम ऐसे फैक्टर होते हैं जिसे अगर विपक्ष 10 सालों के बाद ना भुना पाए तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन और मंथन की बेहद जरूरत है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है? दीपिका जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस चुनाव की जहां तक तैयारी है, कहीं कोई कमी नहीं है। सभी शहरी निकाय में संयोजक नियुक्त किए, समय से पहले उप संयोजक नियुक्त किए, मजबूती से चुनाव लड़ा। और अभी नरूला साहब जो गुड़गांव में बात कर रहे थे, इनको तो कोई नजर आएगा नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने और सभी नेताओं ने क्या गुड़गांव में रोड शो नहीं किए? क्या गुड़गांव में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्याशी है उनके पक्ष में जनसभाएं नहीं करी? लेकिन इनको नजर नहीं आएगा। निश्चित तौर पे हमने ना कि सिर्फ गुड़गांव में बल्कि सारे हरियाणा प्रदेश के शहरों में जहां जहां स्थानीय निकाय के चुनाव है, मजबूती से चुनाव लड़ा है। और निश्चित तौर पे आज हरियाणा प्रदेश के शहरी अपना मतदान कर रहे हैं। परिणाम 12 तारीख को आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से एक नैरेटिव सिद्ध किया जा रहा है कि कांग्रेस नहीं लड़ पा रही है, कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूर है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जो चुनाव आयोग पे जो दबाव इनका पहले रहा था और जिस प्रकार से मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर इन्होंने किया है, ये सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों के साथ हम बहुत जमीन पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रशासनिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं और न्यायिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इसलिए ये कहना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकजुट नहीं है या इस चुनाव में कहीं दिख नहीं रही है, ये इनके सारे ख्यालात हवा हवाई होने वाले हैं। और मैं बता दूं, और तो हरियाणा प्रदेश का आपके अलग अलग जो हैं जा रहे हैं आपके टीम, वो बताएंगे। लेकिन गुड़गांव के परिणाम बहुत बेहतरीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी 5 के 5 स्थानीय निकाय में, चाहे गुड़गांव नगर निगम की बात हो, चाहे मानेसर नगर निगम की बात हो, चाहे पटौदी की बात हो, चाहे सोना और फरूखनगर की बात हो, बहुत बेहतरीन चुनाव परिणाम आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को 11 साल की विफलता की करारा जवाब
इन निकाय पे चलिए देने वाले। ठीक है। प्रियदर्शनी जी, क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है? दो फैक्टर्स जो कि अभी हमें सामने सुनने को मिले हैं, प्रदीप जी ने भी जिनका जिक्र किया है कि एक तो ये मुद्दा जो कि हमने दिल्ली में भी देखा कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, इसका फायदा भी मिलता हुआ नजर आया। दूसरा, यहाँ जो कांग्रेस की ओर से अभी जो तमाम पैनलिस्ट कह रहे थे कि काम और जो सक्रियता है उतनी ज्यादा हमें नहीं देखने को मिली है। बीजेपी भी क्या यही मानती है? क्या इन फैक्टर्स का आप लोगों को फायदा मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो जो वोट मिल रहा है वो उसके अपने विकास से मिल रहा है। जो विकास हम लोगों ने पिछले 10 वर्ष में किया, चाहे निगम में किया, विधानसभाओं में किया, और जहां तक जिस केंद्रीय मंत्री की बात निर्मला जी बोल रहे थे, जिसकी रेफरेंस दे रहे थे, मेरे ख्याल से राव नरवीर जी की बात कर रहे थे वो, तो ये बात सत्य है कि जिसको कहते हैं 5 साल बादशाहपुर में जो प्रगति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था कोई। वो रेफरेंस जो क्योंकि मैंने भी उनका वो भाषण सुना है, वो रेफरेंस इस बात का दे रहे थे कि भाई सोच समझ के देना, वरना फिर बोलोगे कि काम नहीं करवा पा रहा है विधायक या पार्षद। आप समझ रहे, ये बात बोली थी उन्होंने। तो इसको तोड़ मरोड़ के, राजनीति में ऐसा होता है अक्सर कि तोड़ मरोड़ के बातें प्रोजेक्ट की जाती है, लेकिन एक्चुअल में स्टेटमेंट उनकी ये थी, पहली बात। दूसरी बात कि जो बात कर रहे हैं ये बात तो सत्य है, ये तो ओपन कहते हैं ना, ओपन बात है सबके सामने कि कांग्रेस इस समय खत्म हो चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ना ही कांग्रेस के बारे में। तो गेम में किसको मानती है प्रियदर्शनी जी? गेम में किसको मानती है इस बार मुकाबला? आप ठीक है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो किसके साथ मुकाबला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस समय मैं सच बता रही हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं क्योंकि प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ। ये सत्य है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रही हूँ कि लोग बड़े समझदार हैं। किसी के साथ मुकाबला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, किसी के साथ नहीं। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक मुकाबले में नहीं है। मैंने कम से कम, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 7 से 8 वार्ड लगातार जा रही हूँ, मिल रही हूँ, लोगों से रूबरू हो रही हूँ, और यकीन मानिए कि वहां पे हर कोई यही व्यक्ति बोल रहा है। मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम तक नहीं मालूम है लोगों को। अब ये देखिए, ये स्थिति है। जहां तक इनके मेयर कैंडिडेट गुड़गांव की बात कर रही हूँ मैं, या फरीदाबाद की भी हम एग्जाम्पल ले ले, पानीपत में भी यही कहानी है। इनके ये जो कैंडिडेट्स हैं, जो मेयर के कैंडिडेट प्रत्याशी हैं, वो आउटसोर्स किए इन्होंने अलग अलग पार्टियों से। चलिए, ठीक है। इनके पास कैंडिडेट भी नहीं थे अपने। और मैं आपको एक मजेदार और बात बताऊं, आज सुबह की बात बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे 4-5 बूथ मैं देख के आई हूँ जहाँ पे कांग्रेस का टेबल भी नहीं लगा है। आप ये बताइए। ठीक है, प्रियदर्शनी जी की बातों पे सुखबीर जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी सुखबीर जी आपका। मेरे बड़े भाई मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि वो मुझे बोलना चाहते हैं। ठीक है, सुन लेते हैं सुखबीर जी। इसकी बहुत भाई देखिए, जिस पार्टी के मेयर के प्रत्याशी एडिटेड पुराने वीडियो को करवा के अपने पक्ष में चलवा रहे हैं, वो जीतने की बात कर रहे हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई हमारी मेयर प्रत्याशी जो गुरुग्राम की हैं, उनका भी नाम नहीं जानता, तो फिर इनके प्रत्याशी को तो आज भी नहीं जानते लोग। किसी ने सुना है उनका नाम? चलिए, ठीक है। अच्छा नरेश जी, सवाल आपसे नहीं जानते। हाँ, को कौन नहीं जानता? ठीक है सुखबीर जी, लौटूंगी मैं एक बार फिर से आपके पास। नरेश जी, प्रदीप जी ने एक अच्छी बात का जिक्र किया था कि दिल्ली में हमने देखा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती थी कि भाई हमें केंद्र काम नहीं करने दे रहा है, उसका कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में डेंट पहुंचा है। तो क्या, क्योंकि यहाँ भी समीकरण कुछ ऐसे ही बैठेंगे, अगर निकाय चुनाव में जीत हो जाती है तो फिर वही जनता को यही सुनना पड़ेगा कि भाई काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो जनता एक माइंडसेट यहाँ भी यही बनाएगी ना। आप सुनिए कि इनके अंदर यही तो भारतीय जनता पार्टी की एक नीयत ऐसी हो गई है कि लोगों के बीच जाते हैं, केंद्र के अंदर चुनाव जीतते कहते हैं कि केंद्र हमारे पास है और हम जो है राज्य के अंदर हमारी सरकार बनाओ, नहीं तो ये ऑब्जेक्शन खुद ही तो आप कह रहे हो अपने मुंह से कि हम काम नहीं करने देंगे, और काम करने भी नहीं देते। बेसिकली सबके साथ यही माहौल है कि अगर कोई जीत के भी आ जाता है तो उसको ऐसा करते हैं कि उसको काम ना करने के लिए प्रेशर बनाया जाता है, या उसके लिए फंड अलॉट नहीं किया जाता है, या उसके जो काम है उसको अड़चन फैला देते हैं। इनके नेता ही, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जाके उसके काम को रुकवा दिया जाए। ये कहते हैं
सबका विकास सबका साथ। कहीं सबका साथ विकास नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं और जनता के अंदर अपने विकास को ही दिखाने के लिए काम करते हैं, जनता का विकास नहीं करने जाते। जनता का अधिकार है, इतना घमंड मत कीजिए। जनता ही तो आपके चुन के भेज रही है और जनता ही उस व्यक्ति को भी चुन के भेज रही है जो दूसरा आपको निर्दलीय चुन के आया या किसी और दल से चुन के आया। लेकिन आपका हक नहीं बनता क्या उसका फंड अलॉट करने के लिए? लेकिन आप एक बात बताइए, जब आपको काम नहीं करने दिया जाएगा तो आप बोलोगे, क्योंकि जनता ने आपको भी चुन के भेजा है। क्योंकि जनता के बीच आप रहे 5 साल 10 साल आपने जनता के बीच रह के उनकी छोटी मोटी समस्याएं का समाधान करवाया, तो जनता इसीलिए चुनती है कि आप दल को ना छोड़ के आपको चुना गया। लेकिन फिर भी आप जब उसको आने के बाद में उसको इस तरह से प्रताड़ित कर देते हैं कि उसकी राजनीति खत्म करने के लिए कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की एक नीयत बन चुकी है। आप ये सोचिए कि अब ये कहते हैं कि केंद्र के अंदर इनकी सरकार होगी, राज्य के अंदर अब ये हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम किसी और की सरकार बनने भी नहीं देंगे, हमारे ही जीत रहे हैं। मतलब लोगों के अंदर पहले मैसेज दे देना चाहते हैं कि ये करना क्या चाहते हैं। आपने पहली बार देखा कि अभी मेरे को पता भी चला कि क्योंकि जब आप जाते हैं डीसी के पास तो उन्होंने बोला कि आपके पास वीवीपैट के साथ में मशीन ही लगाएगी, जहां आप वोट डालते हैं, कास्ट करते हैं, तो आप सिंपल आता है कि आपने किसको वोट दिया, वो मशीन गायब कर दिया। फिर 12 दिन का डिले कर दिया कि चुनाव के लिए 12 दिन के बाद में आप रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। कहीं ना कहीं इनकी नीयत के अंदर खोट है। और खुद ये देखिए कि लोगों को जब पता है कि आप पहले जो चुनाव होते थे उसका रिजल्ट आपको 5 बजे 6 बजे वोट खत्म हुआ और 2 घंटे के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं फिर ये बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्शन क्यों उठाते हैं कि ईवीएम के ऊपर। अरे यार, यही तो ट्रम्प से पूछने नहीं जा सकते थे, मोदी जी बैठे थे, ट्रम्प से एक बार सवाल कर सकते थे, भाई आपने कैसे कह दिया ये मशीन के अंदर कि इस तरह से काम नहीं हो सकता, ये जो है कामयाब नहीं है या इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैनिपुलेट तो ह्यूमन आपने देखा कि हम लोगों ने ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाई ये मशीन। कुछ भी जब आपके पास फोन होता है, जब आपके पास फोन होता है, आपके फोन से ही आपका डेटा चुरा लिया जाता है, आपके पास फोन है, आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है, ये तो आपके पास होने के बाद। मैं आऊंगी आपके पास में, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए। मशीन ऐसी नहीं है कि जिसके लिए मैं कहता हूँ कि मशीन के लिए आप चुनाव आयोग क्या करता है कि आप आइए मशीन चेक कीजिए, इसके अंदर करिए। अरे यार, आप उस मशीन को कभी किसी को पॉलिटिकल पार्टीज को 2 4 दिन 10 दिन के लिए उसे दे तो दीजिए आप मशीन को। आप बोलिए कि ये मशीन है आपके पास, आप इसको देखिए, आप आइए, अपने हिसाब से बायस सेट करनी है। मैं कहता हूँ कोडिंग क्या है, जरूरत है 2 मिनट लगते हैं, 2 सेकंड के अंदर तक आपने कोडिंग चेंज करिए उसकी, और कोडिंग चेंज करने के बाद एक डोंगल लगाना है आपको, फटाफट आपको जो मैनिपुलेट करना है सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि हम ही लोगों ने तो बनाया, किसी और ने नहीं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो देश के अंदर कोई भी कि ह्यूमन का उसके अंदर इंटरफेयर नहीं रहा। किसी भी हार्डवेयर भी वही बना रहा है, ह्यूमन ने बनाया। उसके अंदर बायस प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है, वो भी ह्यूमन ने बनाया, जिसने भी इंजीनियर्स ही बना रहे हैं उसके लिए, तो जिसको मालूम होता है सब कुछ, तो वो पॉसिबल है। अब ये तो चलो इसकी बात हो गई। अब ये कहते हैं कि हमने विकास के लिए रोडों का विकास आपने खुद देखा कि गड्ढे के अंदर तो गाड़ियां जो है ना, मैं खुद बताऊं कि पहले की आपको बताऊं, इनकी सरकार नगर निगम की रही, एक रोड बनवाने के लिए, ठीक है नरेश जी, बहुत शॉर्ट में कंक्लूड करिए। 33 दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ा था, 7 या 8 से मौतें हुई थी। उन मौतों के लिए जितने भी और भी दल के लोग रहे, समाज सेवी रहे, सबने बड़ी मुश्किल से वो रोड बनवाया। तो ये सरकार ऐसी है। एक और बताऊं, ये केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद के अंदर नगर ट्रॉमा सेंटर की मांग पूरे हरियाणा के अंदर, वो बेचारा अपने घर बार बेच के बैठा हुआ है। आज कम से कम 3 महीने हो गए, खाना पीना भी छोड़ दिया है, और उसके लिए आज तक ये ट्रामा सेंटर नहीं दे पाए हैं। रेफर मुक्त अभियान के लिए बैठा हुआ है, और यहाँ से लेके फरीदाबाद से 90% केसेस जो है ना दिल्ली रेफर कर दी। चलिए ठीक है, प्रियदर्शनी जी। मैं हैरान हूं कि अगर कोई नौसिखिया राजनीतिक व्यक्ति या फिर जिसको कहते हैं नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ये बात बोलता तो मैं शायद इस बात को बचपने में समझ जाती। लेकिन नरेश जी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, ये बात मुझे पता है, और पुराने पॉलिटिशियन है। उसके बाद अगर ये बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि इन लोगों का ईवीएम का रोना, या कांग्रेस के मेरे भाई सुखबीर तंवर जी ये सारी बातें ये दोनों बोल रहे हैं मिलके, ईवीएम का रोना इनका बता रहा है कि ये चुनाव हार रहे हैं। ये वोटिंग से पहले ही इन लोगों ने हार मान ली है। इनको पता है कि ये चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। अब करेंगे क्या? अभी मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट अभी आपने सुनी कि किस तरीके से ये चुनावों के बाद बोलेंगे ईवीएम खराब थी जी, ईवीएम खराब थी। अरे ईवीएम नहीं खराब थी, आपका संगठन खराब है, संगठन को ठीक करिए आप। ईवीएम से सिर्फ रोना, रोते रोते कितने चुनाव हारेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है अब आप लोगों का। और अरविंद केजरीवाल जी तो खुद अपना चुनाव ही हार गए। आप ये देखिए कि इनसे क्या उम्मीद की जाए। राहुल गांधी जी को लोकसभा में 2-2 जगहों से चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि उनको डर था कि वो जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां से हारने वाले हैं। उसके बाद इन लोगों की स्थिति है कि अपना आकलन खुद ना करके
सिर्फ ईवीएम पे नाम लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता का जो मैंडेट होता है, जनता जनार्दन का जो मैंडेट होता है, वो फाइनल मैंडेट होता है। चलिए ठीक है। अच्छा, संगठन और ईवीएम का जो मुद्दा है वो आज से नहीं, वो जब भी हम देखते हैं कि चुनाव होते हैं तो ये आरोप जरूर लगते हैं कांग्रेस पर। तो सुखबीर जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि संगठन को लेकर ऐसी कहां कमी रह जाती है, कहां सक्रियता में कमी रह जाती है कि चाहे बीजेपी हो या अन्य दल, एक मौका मिल जाता है कि भाई संगठन कांग्रेस का उतना मजबूती से ग्राउंड पर नहीं उतरा है जिसका डेंट कांग्रेस को मिलता है। बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। देखिए, चलिए ठीक है, कुछ कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, एक बार फिर से रुक करेंगे। मैं विजेंद्र जी आपसे समझना चाहूंगी, ईवीएम का एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव दर चुनाव, हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो ये सुनने को जरूर मिलता है। जीत हो जाती है तो ईवीएम का मुद्दा ठप हो जाता है, लेकिन अगर हार जाते हैं तो हमने देखा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा कितना ज्यादा उठा है। तो क्या इनेलो का क्या स्टैंड रहता है? मैं सुखबीर जी लौटूंगी आपके पास, पहले विजेंद्र जी से ले लेते हैं रिएक्शन। देखिए, जो विधानसभा के चुनाव हुए, फिर विधानसभा के चुनाव और उससे पहले लोकसभा में भी ये मुद्दा बड़ा उठाने का काम किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि ईवीएम हैक होती है, और लंबे समय तक उसके ऊपर वाद विवाद चलता रहा, बहुत सी डिबेटें भी होती रही, और अंत में रिजल्ट यही आया कि ईवीएम में कोई खामी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन भी गई, कोर्ट में भी गई, वहां से भी उनको करारा जवाब मिला। उसके बाद भी ईवीएम का ही मुद्दा उठाए जाते रहे ना, कहीं ना कहीं देखो इनकी नाकामी को ही दर्शाता है। असली कारण को खोजते नहीं है और बनी बनाई बातों के ऊपर ये बात करने का काम करते हैं। और आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में माहौल बना हुआ था कि इतने सारे मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः जिस प्रकार से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश नहीं चाहता था और कांग्रेस की सरकार को बनाना चाहता था, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनाना चाहता, जिस मैदान ही छोड़ ही मैदान। चलिए ठीक। सुखबीर जी, दो बड़े सवाल संगठन को लेकर। पहले मैंने आपसे सवाल पूछा है कि ऐसी कहां खामी रह जाती है कि कांग्रेस का जो संगठन है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि ईवीएम का रोना हर बार तभी रोया जाता है जब हार हो जाती है कांग्रेस की। जहां कांग्रेस की जीत होती है, तमाम ऐसे राज्य जहां आप जीते वहां तो ईवीएम आप लोग ठीक कहते हैं, लेकिन जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठा देते हैं। देखिए, जब से ईवीएम का प्रयोग यहाँ भारत में हुआ है, ईवीएम संदेह के घेरे में है। जिस प्रकार से ईवीएम का इजाद करने वाले देशों ने, सभी देशों ने ईवीएम का प्रयोग बंद कर दिया है, और जिस तरह से निरंतर सवाल उठते रहे, ना कि सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपितु अन्य दल भी इस पर सवाल उठाते रहे हैं, इनका निराकरण का एकमात्र समाधान सुखबीर जी, जिन राज्यों में आपकी जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है, आप सुनिए पहले। हाँ, नहीं, सवाल ये भी है ना, फिर आप अपनी बात रखिएगा, आप फिर अपनी बात रखिएगा, लेकिन जिन राज्यों में फिर कांग्रेस की जीत हुई है वो भी फिर सवालों के घेरे में आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, विषय जीत या हार का नहीं है, विषय है कि अगर कोई किसी चीज पे संदेह है, क्या वो संदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूर नहीं होना चाहिए? अमेरिका जैसे बड़े देश में भी बैलेट पे चुनाव होता है, फिर यहाँ क्यों नहीं होता? नंबर एक। दूसरी बात ये है, इसमें ईवीएम का विषय नहीं है। आखिर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह किस आधार पे कह रहे हैं कि आप वोट दो चाहे वोट मत दो, मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा? ये कौन सा फार्मूला है, ये बता दें। इसके अलावा जो अभी राहुल गांधी के 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात थी, बताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या नरेंद्र मोदी ने 2014 में 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ा था? निश्चित तौर पे इस बात का कोई विषय नहीं है। दूसरी बात, नहीं, ऐसे कौन से नेता हैं जो हार का दावा करते हैं? सारे तो जीत का ही दावा करते हैं ना, आप बता दीजिए सुखबीर जी। नहीं, बात, अरे ये कह रहे हैं आप वोट दो चाहे मत दो, आप विषय को नहीं समझ रहे। उन्होंने ये कहा कि भाई वोट दो चाहे वोट मत दो, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। ये फार्मूला कौन सा, ये बता दो आप। चलिए ठीक है, प्रदीप जी एक छोटा सा रिएक्शन। सुखबीर जी माफी के साथ रोकूंगी क्योंकि समय कम है। प्रदीप जी बहुत छोटा सा रिएक्शन। अभी आप मुझे 1 मिनट का टाइम। प्रदीप जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही।
जी, ईवीएम का मुद्दा हो, संगठन का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर घेरा जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, मेरे ख्याल से अगर ईवीएम का मुद्दा होता तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 37 सीटों पर विजय हासिल की है। अगर ईवीएम गड़बड़ होती तो हर जगह हो सकती है और हर विधानसभा क्षेत्र में हो सकती है। देखिए, इसको लेकर बहुत लंबा विवाद भी हुआ है, इसको लेकर कोर्ट में भी गए हैं। ये चुनाव आयोग ने डेमो भी दिया है, सभी राजनीतिक दलों को बुलाया भी। मेरे ख्याल से कुछ राजनीतिक दल तो वहां पहुंचे भी नहीं, जिस पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया चुनाव आयोग ने। अगर ईवीएम में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा लगता है तो इस चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है, या आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। तो ये चीजें रेक्टिफाई हो सकती हैं, और ये दोनों स्वतंत्र आयोग हैं, इन पर भी अगर उंगली उठाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और कांग्रेस को तो कमोबेश कहना ही नहीं चाहिए कि ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस थी। तो ईवीएम से चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो कांग्रेस ने की, और फिर आप उसी पे सवाल उठा रहे हैं। तो अगर मेरे ख्याल से होना तो ये चाहिए कि रेक्टिफाई हो चीजें, आयोग संतुष्ट करे, आयोग उन्हें बुलाकर बताए कि अगर ये बार बार कहा जा रहा है कि ईवीएम में कोई फॉल्ट नहीं है, ईवीएम कहीं भी हैक नहीं हो सकती, तो इन चीजों से बार बार मुद्दे उठाने की बजाय अगर पब्लिक के मुद्दे उठाए जाए तो ज्यादा सार्थक परिणाम निकल सकते हैं। ठीक है, समय कम है इसलिए माफी के साथ सुखबीर जी बहुत छोटा सा कमेंट दीजिएगा, आखिरी के 20 सेकेंड। जिस प्रकार से पूरी डिबेट में ये बार बार कहा गया कि काम नहीं करने देंगे, काम नहीं किया जाएगा, क्या ये काम नहीं करने देने की जो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं है? क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं है? इसके अलावा अभी जो नरूला साहब कह रहे थे, क्या नरूला साहब को नहीं पता किस प्रकार से कानून बना के चलिए ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहूंगी।